जय श्री माता जी। आज का जो ये सत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है और परम पूज्य श्री माता जी ने, जैसा कि अभी आदरणीय PS रावत जी ने बताया, उन्होंने स्वयं इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाएं। मैं आप लोगों का ताकि चित्त यहाँ रहे और इन्वॉल्वमेंट रहे, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सेशन बहुत छोटा सेशन है पर उसमें विषय बहुत गंभीर है, इसलिए आप सबका ध्यान यहाँ रहे। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कोई भी छोटी मोटी कृषि है। ज़रा एक बार प्लीज़ हाथ उठा दीजिए। बहन भाई जो भी हैं नीचे करिए। जिनके यहाँ कृषि नहीं है पर घर में गमले हैं, बागवानी है, तो सभी हैं, नीचे करिए। तो फिर ये सत्र आप सबके लिए है। तो मुझे आशा है कि आप अगले 30 मिनट पूरे ध्यान से यहाँ पर रहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने जो हमको इसके बारे में बताया है, सहज ग्रामीण मिशन इसका नाम है। और ये सहज ग्रामीण मिशन, इसको हम पहले सहज कृषि के नाम से जानते थे, पर अभी उसका नाम सहज ग्रामीण मिशन हो गया है। और इसमें परम पूज्य श्री माता जी ने हमको ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए जो आग्रह किया है, सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। एक छोटा सा वीडियो है ये, हम इसको देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और तब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। इसलिए मुझे आपसे विनती करनी है, खास करके ऐसे लोगों से जो बहुत अपने को विद्वान समझते हैं। वो लोग कल जैसे मैंने दिल्ली वालों पे सुना तो मुझे बड़ी अंदर से खुशी हुई कि हमारे देहातों में भी सहयोग फैला है। हमें इस देहातों में ही सहयोग फैलाना है, शहरों में फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप फैल जाएगा। सबसे ज़्यादा हमें तो मेहनत करनी है वो देहातों में। और जब देहातों में हो जाए तो हम लोग तो देहात में रहते हैं, शहरों में तो बहुत कम लोग रहते हैं और उनको कोई मतलब भी नहीं है। वो उसी संपदा के पीछे में है जो नश्वर है। इसलिए जब देहात में चीज़ शुरू हो जाए और जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ये देहातों में जाकर सहयोग फैला, उससे बड़ा लाभ हो जाए। लेकिन उनके सामने अपने बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनसे बहुत प्यार से, उनसे दुलार से बात करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी अच्छी चीज़ मिल गई है, इससे हमारे सारी तकलीफ़ें, सब जितना भी दुख है वो सब मिट जाए। और मुझे ये आशा है कि एक बार ये क्रांति हमारे देहातों में शुरू हो जाएगी तो सारे दुनिया में फैल सकती है। इसलिए इनको देहातों में ही शुरू करनी चाहिए। ज़्यादा ध्यान देहातों की तरफ होना चाहिए बजाय इसके कि शहरों की तरफ। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, मुझे मालूम है कि ये चीज़ बहुत बहुत ज़ोरों में फैल सकती है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। जैसा भी हमने परम पूज्य श्री माता जी से उनकी अमृतवाणी सुनी कि सहज योग को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। सहज ग्रामीण मिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है, ये सब अलग विषय है, लेकिन इतना तय है कि हम में से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रमों के लिए जाते हैं। सहज कृषि मिशन से ग्रामीण मिशन में बदलने पर सिर्फ इतना ही अंतर आया है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली सभी गतिविधियां इस मिशन के अंतर्गत आएंगी। वहाँ पर हम खाली कृषि की बात नहीं करेंगे, हम वहाँ पर खाली आत्म साक्षात्कार की बात नहीं करेंगे, पर हम इनको मिलाकर कुछ बात करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में सहज योग अपनाने से, सहज कृषि और सहज का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यह यदि हमने उनको समझाया आत्म साक्षात्कार के साथ, तो स्वाभाविक रूप से वो किसान हैं, वो तो कृषि करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज, स्टडीज़ भी नहीं है, बहुत कोई स्कूल में गए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उनको मूलभूत बात समझ में आई कि आपकी कृषि में आपके पशुधन जो आपके यहाँ है, आपके यहाँ जो दूध देने वाली गौएँ हैं, भैंस हैं, आपके यहाँ जो मुर्गी पालन है, जो मछली पालन है, जो आप मधुमक्खी पालन करते हैं या फूलों की खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसमें इसका लाभ मिलने वाला है।
यहाँ से अगर हम अपनी बात शुरू करेंगे तो ये जो हमारा आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम है, जो हम पब्लिक प्रोग्राम्स करते हैं, वो स्वतः सहज ग्रामीण मिशन की जो उसकी आत्मा है, जो उसकी भावना है, उसकी ओर चला जाएगा। कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सहज ग्रामीण मिशन की हम बात कर रहे हैं या सहज कृषि की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ कृषि की ही बात करनी है। ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि सहज ग्रामीण मिशन या सहज कृषि के माध्यम से गांव के लोग सहज योग से जुड़ें। उद्देश्य है सहज योग से जोड़ना, उद्देश्य है उनकी कुंडलिनी का जागरण, उनका आत्म साक्षात्कार और उनको एक अच्छे सहज योगी के रूप में बदलना। क्योंकि ये तय है, श्री माता जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी कृषि में या किसी भी क्षेत्र में सहयोग का उपयोग करना चाहता है, उसकी पहली जरूरत है कि वो स्वयं सहयोगी हो। कई बार मन में एक कन्फ्यूजन आ जाता है, जो अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, कि हम अगर वाइब्रेटेड सीड किसी को भी दे दें, हम वाइब्रेटेड जल किसी को भी दे दें तो काम करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो कोई औषधि नहीं है ऐसी कि बाजार से आप पेस्टिसाइड खरीद कर लाए और आपने छिड़क दिया। आपको उसके साथ, आपके चित्त के साथ जुड़ना होगा, यानी उस कृषक का सहयोगी होना आवश्यक है। हमारे साथ श्री धर्मेंद्र बसेरा जी हैं, जो हमारे स्टेट में सहज कृषि का काम हम लोग दोनों मिलकर देख रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छी करते हैं कि खेती। और आपकी घर में उगी हुई एक लौकी को हम आज स्लाइड शो में भी दिखाने वाले हैं। मतलब वो पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में उसका चित्र प्रसारित हुआ था, इतनी बड़ी लौकी का आपके यहाँ उत्पादन हुआ था। ग्रामीण मिशन में जाने के लिए हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम जब जाएं ग्रामीण क्षेत्रों में तो सिर्फ हम किसी एक सेगमेंट तक सीमित ना रहें, किसी एक क्षेत्र तक सीमित ना रहें। वहाँ पर आपको अभी मालूम होगा कि बहुत सारे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, बहुत तरह के वहाँ पर अन्य आयोजन होते हैं, सरकारी योजनाएं होती हैं, आंगनबाड़ी होती हैं। हमें उन सबको ध्यान में रखकर पेनिट्रेशन करना है। खाली औपचारिकता पूरी करने के लिए जाना, आत्म साक्षात्कार करना, उतने से काम चलेगा नहीं। और हमें बार बार वहाँ पर जाना होगा, हमें ढूंढना होगा कि वहाँ पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और जहाँ पर भी सहयोगी हमारे कृषि के क्षेत्र में या सहज ग्रामीण मिशन के द्वारा किसी भी काम को करते हैं तो उनका हमें पूरा डेटा भी मैनेज करना होगा, उनका हमें पूरा रिकॉर्ड रखना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें और बाकी के किसानों को समझा सकें कि इनको सहयोग अपनाने से इनके इस क्षेत्र में लाभ हुआ है। उसके हम फोटोग्राफ्स रखें, जहाँ पर हम ये कार्य कर रहे हैं वहाँ पर हम अपना एक बोर्ड लगाएं, बैनर लगाएं और पूरा रिकॉर्ड डेट वाइज हम मेंटेन करें कि हमने क्या क्या किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। सहज ग्रामीण मिशन का जो विज़न है, जो मिशन है, वो मैंने आपको बता दिया है। कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना, उनके सभी क्षेत्रों के अंदर पेनिट्रेशन करना, हर वर्ग के अंदर, हर जाति के अंदर, और जो भी हम अपने पब्लिक प्रोग्राम्स करें, कोशिश करें कि वो सार्वजनिक स्थान पर किसी विद्यालय परिसर में या किसी मंदिर परिसर में हो, ताकि वहाँ पर किसी को भी आने में आपत्ति ना रहे। क्योंकि गांव में राजनीति भी बहुत रहती है, तो हमें उससे भी अपने आप को बचाकर रखना होगा। सहज कृषि का उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे फूलों की खेती में हो सकता है, अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल आदि, इन सब में हम कर सकते हैं। पोल्ट्री फार्म अगर किसी के यहाँ है उसमें कर सकते हैं। मैंने बताया मछली पालन में भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन में, आपके यहाँ पशुपालन है या डेयरी है, उसमें भी सहज योग का उपयोग है। और एक बहुत बड़ी बात, जो सहज योग से आपकी फसल पैदा होती है उसको चूहे भी नुकसान नहीं करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने खुद अनुभव के आधार पर इस बात को बताया है, और बाकी के लोगों ने भी इसको अनुभव किया है कि ऐसा अनाज अगर आपके गोदाम में रखा है तो चूहे बाकी चीज़ें खाते हैं पर उसको डैमेज नहीं करते हैं। खेती में सहज कृषि कैसे काम करती है यह हमें समझना होगा। उसके लिए हम सब जानते हैं कि जो परमात्मा की शक्ति है, दिव्य शक्ति है, जो परम चैतन्य के रूप में फैली है, जिसको परम पूज्य श्री माता जी ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, वह सारे पांचों तत्वों पर काम करती है और उन पांचों तत्वों को संतुलित करती है। और हम आत्म साक्षात्कार के बाद अपने चैतन्य से उन सारी चीज़ों को एक दिशा दे सकते हैं, जिससे वो जहां हम चाहते हैं वहां उसका उपयोग हो सके। जो ये ऊर्जा हमारे अंदर संचित है कुंडलिनी के रूप में, जो परम चैतन्य के रूप में हमारे हाथों से प्रवाहित होती है, जो ऋतंभरा प्रज्ञा चारों ओर ब्रह्मांड में फैली है और पांचों तत्वों से मिलकर बनी है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम नारियल और
वाइब्रेटेड जल, वाइब्रेटेड सीड्स, इन सब के माध्यम से आगे के लिए सहज कृषि में कार्य करते हैं। वाइब्रेशंस नियमित रूप से देना, जहां पर भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है सहज कृषि या सहज ग्रामीण मिशन का। और पांचों तत्वों का संतुलन जो हम अपने लिए भी करते हैं, अपने चक्रों को क्लियर करके, वही हमें वहां पर भी करना है। सहज कृषि पर बहुत सारे अनुसंधान कार्य हुए हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने अपने अनेक प्रवचनों में डॉक्टर हमीद माइलिनी का उल्लेख किया है, जो वियना ऑस्ट्रिया के थे, और उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस फार्मिंग पर की हैं। जो उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्चेस में से एक है, वो है हमारा चैतन्यित जल। हमें ये बात मालूम है कि जब हम जल को चैतन्यित हो जाता है श्री माता जी के सामने रखने से, तो फिर उसके अंदर ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो अन्य सामान्य जल में नहीं हैं। उसके अंदर एक पवित्रता के साथ साथ एक विशेष प्रभाव आ जाता है, जिससे वो बहुत जगह हमें लाभ पहुंचाता है। उसका वैज्ञानिक रूप से जब अनुसंधान किया डॉक्टर हमीद माइलिनी ने, तो उन्होंने ये पाया कि जो हमारा पानी है, जिसको हम रासायनिक संज्ञा में H2O कहते हैं, यानी जिसमें 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का हमारा परमाणु होता है, तो जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उनके बीच में जो सामान्य जल में जो कोण होता है, जिसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, जो उनके बीच में होता है, वो 104.5 डिग्री होता है, 104.5 डिग्रीज। लेकिन जैसे ही वो जल चैतन्यित होता है श्री माता जी के सम्मुख रखने से, इतना बड़ा चमत्कार होता है कि उसका बॉन्ड एंगल बढ़कर 108.45 डिग्री हो जाता है, यानी लगभग 4 डिग्री बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, जिसके कारण से उस पानी की घुलनशीलता बहुत बढ़ जाती है और थोड़े पानी से अधिक सिंचाई का काम हो सकता है। श्री माता जी ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं वाइब्रेटेड जल को लेकर। और अभी हम श्री माता जी ने जो सहज योग के बारे में कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, वाइब्रेटेड वाटर को लेकर जो उन्होंने कहा है, अभी हम छोटा सा उनका एक वीडियो है 2 मिनट का, अभी हम इसको सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक तो ये प्रोग्राम है कि एक हमने ज़मीन ली हुई है, वहाँ पर सहयोग से खेती किस तरह से, उसका एक रिसर्च सेंटर है, उसके लिए डायरेक्टर हैं वहाँ के हमीद साहब, वो खुद आके यहाँ रहने वाले। अब खेती में अगर आप वाइब्रेटेड पानी डालें, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उनके पास तो कुछ था भी नहीं वाइब्रेट करने के लिए, और पानी उनके कुएँ का नहीं होता, अपने आप कुएँ का होता है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी, जिसमें मेरा फोटो था, वो नल के अंदर डाल दी, तो उन्होंने दिखाया। हाँ, तो जो इतने बड़े 2 तरह के हाइब्रिड और ऐसे 2 तरह के बीज होते हैं, तो उन्होंने हाइब्रिड पे भी हाइब्रिड को ग्रो किया तो इतना हो, विदाउट हाइब्रिड कितना हो, और विदाउट हाइब्रिड पर उन्होंने सहयोग का पानी डाल के किया तो वो इतना हो। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं बहुत सारे। अभी वहाँ एसिड रेन हो रहा है, एसिड रेन पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए वाइब्रेटेड वाटर से। तो आपको आश्चर्य होगा कि 60 साल के ऊपर के जो पेड़ हैं उस पर नहीं असर आता, बाकी सब पेड़ पनपते हैं। उनको तो बड़ा भारी प्रॉब्लम है। तो वो अब ये इतना बड़ा काम है, उसके लिए उन्होंने बड़ा भारी चार्ट बनाए हैं, सब कुछ, सब लोग आने वाले। एग्रीकल्चर यही करेंगे इंडिया में। काम सारा अपने इंडिया में होता है। देखिए, एक ये बड़ा भारी काम है, अपने यहाँ का एग्रीकल्चर ठीक हो जाए। अब आप सहयोगियों का एग्रीकल्चर जाके देखिए तो आप कहिएगा ये कहाँ से आ गया, ऐसे मोती के जैसे दाने। और वो जो स्टोर रूम में भी रखे तो वो चूहे नहीं खाते, चूहे नहीं, खुला छोड़ दीजिए, सब खा जाएंगे, वो नहीं खाए। और एक एक फल आप देखें कि ऐसा है, पपीता, अगर आप सहयोग का पपीता देखें तो विश्वास नहीं करिएगा कि इंडिया का पपीता इतना मीठा और बहुत देर तक रहता है। तो वो ये चीज़ करने की, अपने देश की समृद्धि बढ़ाने के लिए उसमें होगा। एक तो ये उनका बड़ा है। पैदावार, ये सब पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ पर रिसर्चेस में रिकॉर्ड किया। इसी तरह से कृषि विज्ञान केंद्र दहीगांव अहमदनगर महाराष्ट्र में ग्वार की पैदावार में 9.3 energy you don't need. Actually, this is the first time the energy is being lost. Then you give vibrations
In Rahuri, there's one university where they have experimented. In the university, first time they have experimented in agricultural university with these vibrations. They have found that the growth of all these wheat was 10 times. They found that the fruits that came out of it were beautiful and they were so thick and so lush. They found that when the cow was given vibrated water, she started giving Indian cow milk like an Australian cow. अब सवाल आता है कि सहज ग्रामीण मिशन में जैसा मैंने बताया कि हमें सारे क्षेत्रों को समावेशित करना है। सहज ग्रामीण मिशन का अर्थ सिर्फ सहज कृषि नहीं, हर एक क्षेत्र में आपको घुसना है, कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहयोग में लाना है। अब सहज कृषि की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो मुख्य व्यवसाय तो कृषि ही है, तो उसके लिए हमें करना क्या है। कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है, हम इसमें बिल्कुल उलझे नहीं। सहज कृषि को करना बहुत सरल है। क्या करना है इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुल 4 कदम हैं, आप स्लाइड पर भी देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। पहला काम है सहज योग को सीखना। जिनको भी हम सहज ग्रामीण मिशन या सहज कृषि से जोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनका आत्म साक्षात्कार हो, उनको संतुलन करना सिखाएं, जो भी हम सहज योग में चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद दूसरा काम है, जिस भूमि में हमको सहज कृषि करनी है उस भूमि का पूजन और उस भूमि को चैतन्यित करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम या तो 3 नारियल या तो 5 नारियल ले सकते हैं, जिनको हम श्री माता जी के सम्मुख उन पर स्वास्तिक बनाकर चैतन्यित होने के लिए रख देते हैं, जैसे हम अपने घर में कलश में स्थापित करते हैं। और फिर उस खेत को, जिसको भी हमें सहज कृषि के लिए प्रयोग करना है, उसके मध्य में सेंटर में एक गड्ढा खोदकर इतना गहरा खोदना है कि अगर उसमें ट्रैक्टर चलता है, हल चलता है, तो वो वहाँ तक उसका खुरपा न पहुँचे, ये ध्यान रखना है। वहाँ पर अगर हम 3 नारियल लगाते हैं तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तीनों नारियलों के जो सिर हैं वो एक दूसरे से मिलाकर एक त्रिकोणाकार आकृति में हम रखकर हम इसको कर सकते हैं। और अगर हमारे 5 नारियल से हमें करना है तो खेत के 5 चारों कोनों पर और एक मध्य में ऐसे हम नारियल रख सकते हैं। जब हम नारियल स्थापित कर रहे हैं तो हम श्री गणेश तत्व स्थापित कर रहे हैं, उस खेत में श्री गणेश तत्व जागृत कर रहे हैं। तो उस समय पर हम श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, उस समय पर हम श्री गणेश के मंत्र लें, उस समय पर हम वहाँ पर रोली, अक्षत, कुमकुम, ये कुमकुम, अक्षत और हल्दी और फूल, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डालें और उसके साथ साथ थोड़ा मिष्ठान डालें। जैसे हम भूमि का पूजन करना चाहिए विधिवत श्रद्धापूर्वक हम उसको वहाँ पर बिना जूते चप्पल पहने हम वहाँ पर करें। श्री माता जी का चित्र वहाँ पर होना चाहिए ताकि वहाँ पर उस खेत को पूरी तरह से चैतन्य प्राप्त हो सके। एक सवाल और भी आता है, कई बार क्या होता है कि हमने एक खेत को चैतन्यित कर दिया और उसमें हमने सहज कृषि शुरू की, तो फिर उसमें जो भी पैदावार हुई अगर अच्छी हुई तो हम ये मान लेते हैं कि सहज कृषि के कारण हुई, पर दूसरे लोगों को तो ये मानना नहीं है। वो तो ये कहेंगे कि हाँ, ऐसी तो पैदावार कभी किसी और के यहाँ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि प्रारंभ में किसानों को, गाँव के लोगों को विश्वास हो, उसके लिए जो भी खेत हम चयनित करें सहयोगी का, उसके 2 हिस्से कर दें हम बीच में से, उसमें मेड़ बना दें। आधे हिस्से में सामान्य कृषि ही करें जैसे वो अब तक करते आए थे, सिर्फ आधे खेत में हम सहज कृषि का प्रयोग करके दिखाएं, ताकि दोनों की जब फसल कटे तो दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हो सके कि इसमें सहज कृषि का प्रयोग किया, इसमें नहीं किया, तो दोनों की फसल में क्या अंतर आया। ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। हमें जो भी खेत में बीज बोने हैं, जो हमें वाइब्रेटेड जल देना है, जो भी कुछ हमें डालना है, वो सब हम परम पूज्य श्री माता जी के चित्र के सम्मुख रख देंगे और रात भर रखा रहने देंगे। और फिर उसी बीज को, चैतन्यित बीज को हम वहाँ बोएंगे और चैतन्यित जल को हम, अगर ड्रिप इरिगेशन है तो अपने जो हमारा टैंक है उसमें डाल देंगे। अगर फ्लड इरिगेशन करते हैं, हम सिंचाई ऐसे ट्यूबवेल से करते हैं, तो हम एक बॉटल में भरकर उसको डिप टपकने के लिए वहाँ पर टांग देंगे उसके मुहाने पर खेत के, ताकि वो उसमें पूरा चैतन्यित जल मिलकर जा सके। या अगर ऐसी भी संभावना नहीं है तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे स्प्रे वाली मशीन होती है, या किसी और बाल्टी में रखकर पूरे खेत में उस वाइब्रेटेड जल को छिड़क दें, फिर सिंचाई कर दें। जैसे भी, मकसद ये है कि वाइब्रेटेड जल खेत में जाना चाहिए। इसके बाद जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है
उस खेत के सम्मुख बैठकर ध्यान करना, उसको अपने हाथों से चैतन्य देना, और इसको रोज करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रयोग अनेक अलग अलग लोगों ने किए हैं। कल हैदराबाद से आई हुई एक बहन मुझे मिली थी, ज्योति, यहीं पर होंगी कहीं, वो भी सहज कृषि कर रही हैं। उन्होंने बताया मैं तो 10 दिन में एक बार जाती हूँ और वाइब्रेटेड जल को ले जाकर मेरा जो ड्रिप इरिगेशन उसके टैंक में डाल के आ जाती हूँ और थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर ध्यान कर लेती हूँ। हमारे एक सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा करते हैं कि रोज़ तो जा नहीं सकते, जिस दिन भी गए वहाँ वाइब्रेशंस दिए, गणेश चतुर्शीष बोला, ध्यान किया, और जब नहीं गए तो ध्यान के बाद हम उठे, जब ध्यान के बाद हमने अपना चित्त अपने खेत पर डाला और जिधर हमें आइडिया है कि हमारा खेत इस तरफ है, माँ से प्रार्थना करके अपने हाथ से वहीं से चैतन्यित कर दिया उसको, जहाँ हम ध्यान कर रहे हैं वहीं से। हम बादलों को चैतन्यित कर सकते हैं जो हमारे खेत के ऊपर वर्षा करने वाले हैं, ऐसे हमारा चित्त वहाँ चाहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है, हमारे यहाँ के मुकेश भैया होंगे, हैं यहाँ पर, हरिद्वार जिले के हैं। तो वो मुकेश भैया के गन्ने के खेत में एक प्रॉब्लम आ गई, तो उन्हें समझ में नहीं आया, वैज्ञानिकों से बात की, कृषि के जो पेस्टिसाइड्स वाले उनसे बात की, सबने कहा इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं और ये पहले हो सकता था, अब नहीं हो सकता। तो उन्होंने श्री माता जी के सम्मुख जल रखा और माँ से प्रार्थना की कि माँ, सारे तत्वों की मालिक आप, स्वामिनी आप ही हैं मेरे खेत में, और वो उसका पौधा भी रख दिया एक छोटा सा जिसमें बीमारी लगी थी। माँ, ये बीमारी लगी है, मुझे मालूम नहीं है कैसे ठीक होगी, जो इसको ठीक करने के लिए जरूरी हो उस जल में भर दीजिए। और उन्होंने उस जल का स्प्रे किया और वो बीमारी 3 दिन में ठीक हो गई। मेरे उदाहरण बताने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप ऐसा ही करें, मेरा उदाहरण का तात्पर्य है कि आपका श्रद्धा भाव, आपका जो चित्त है, आपके जो वाइब्रेशंस है वो काम करेंगी, ना कि खाली वाइब्रेटेड जल और वाइब्रेटेड सीड काम करेगा। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हाइब्रिड सीड्स। आज मार्केट में अधिकांश सीड्स हाइब्रिड हैं, और हाइब्रिड सीड हम इसलिए प्रयोग करते हैं कि उनकी पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन श्री माता जी ने स्पष्ट कहा है कि हाइब्रिड सीड और उनसे पैदा होने वाली उपज हमारे लिए भी हानिकारक है, खेत के लिए भी हानिकारक है, देश के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि हम किसी एक कंपनी के गुलाम हो जाते हैं। हमें हर बार उसी से खरीदना पड़ता है क्योंकि हम उसका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और हमारे जो देशी सीड हैं, हमारे जो घरेलू सीड हैं, वो हम इसलिए बोना नहीं चाहते कि धीरे धीरे प्रयोग करते करते उनकी जो पैदावार की क्षमता थी वो कम होती गई है। पर श्री माता जी कहती हैं कि जैसे आप उनको चैतन्यित करके बोएंगे तो हाइब्रिड सीड से ज़्यादा पैदावार देने लगते हैं। तो ये प्रयोग हमको पूर्ण विश्वास के साथ करके देखना होगा। और इसके साथ ही हम श्री माता जी की एक छोटी सी टॉक 1 मिनट की और है, उसे सुनते हैं। That if you get vibrations, then even an ordinary cow can give lot of milk. But if you have hybrid cows, then you see that it's not good for the brain, because a person who takes hybrid milk also gets hybrid and his brain becomes little wobbly. So better to have a pure milk from a cow which is not being put to this kind of a experimentation. Moreover, food also, if it's hybrid food, is not very good for us because that spoils our nerves, I think. But ordinary seeds you cannot choose because they have weakened and they cannot reproduce. So when we vibrate them, they produce very well, just like better than even sometimes hybrid thing, and the food tastes very well and it doesn't give those complications. So this can help in agriculture in India, and the government has allotted us a lot of land where we are going to now experiment, and we are going to start the experimentation there to show that how we can use this. But many farmers who are Sahajogis have done a lot of job, and they have discovered that even animals and what you call farming, everything is helped very much by vibration. So it improves the lives of people. अब मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिनकी खेती नहीं है लेकिन सहज कृषि का उपयोग अपने घर में करना चाहते हैं। तो उनके लिए छोटा सा प्रयोग है, आप सामने देख सकते हैं कि आप अपने घर पर 2 गमले ले लीजिए और जो भी बीज आपको बोना है, आप घर में टमाटर लगाना चाहते हैं, आप कोई भी पौधा लगाना चाहते हैं, आप फूल बोना चाहते हैं, जो भी बीज आप बोना चाहते हैं या धनिया बोना चाहते हैं, कोई क्यारी है आपके पास, तो उस बीज को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। आधा बीज उसमें से चैतन्यित कीजिए, आधे को सामान्य रखिए। इसी तरह से
आप उनको दोनों को एक साथ एक ही दिन पर बोइए, एक जैसी मिट्टी रखिए दोनों गमलों में, और एक में चैतन्य जल डालिए और एक में सामान्य जल डालिए। एक गमले को आप वाइब्रेट करिए, उस पर लिख दीजिए, पहले से निशान बना दीजिए कोई भी, और दूसरे को आप वाइब्रेशंस मत दीजिए। तब आप अगले 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर उसके फोटोग्राफ्स लेते रहिए। तब आप पाएंगे कि उनकी बढ़ोतरी में कितना अंतर है और कितना उनकी पैदावार में, उनमें जो फूल निकलेंगे उनमें अंतर होगा, जो फल आएंगे उनमें अंतर होगा। और फिर उसको हम अपने घर में प्रयोग करके देख सकते हैं। और अगर घर में हमारी टेरेस पर, हमारी छत पर, या छोटी मोटी हमारा किचन गार्डन है, उसमें हम अगर इसको प्रयोग करेंगे तो हम अपने घर में चैतन्यित बीज, चैतन्यित सब्जियां, चैतन्यित फल, इनका हम आनंद ले सकेंगे। और इसी तरह से हम ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आप चित्र देख रहे हैं, जाकर लोगों को समझाएं। कोई बहुत फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, सामान्य स्टैंडी लगाएं और अपनी बात 4 स्टेप्स में समझा दें। पहले आत्म साक्षात्कार कराएं, उनको होने वाले लाभ बताएं, और फिर गांव के हर वर्ग के लोगों को, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े, नौजवान, सबको जोड़ें। गांव में नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे सहयोग के प्रसार से वह भी कम होगा, तो निश्चित रूप से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। भिन्न भिन्न कृषि के जो विश्वविद्यालय, उनमें जो अनुसंधान हुए हैं वो आप सब देख ही चुके हैं। और इसी के साथ आज का प्रेजेंटेशन मैं समाप्त करता हूँ। जय श्री माता जी।